हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास चल रही है जो मंडे टू मंडे होती है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि पिछले जो 7 वीक में है, पिछले वीक में क्या इम्पोर्टेंट रहा, ऐसा इन पर्सन न्यूज़ में रहे, जो कोई अगर कोई इन पर्सन है या कोई स्पोर्ट्स में है या कोई योजना लॉन्च हुई है, जो भी है ना, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। देखो पहल एकेडमी पे इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखो साइंस एंड टेक की क्लासेस चल रही है। देखो आज से साइंस एंड टेक की क्लास स्टार्ट हो रही है पहल एकेडमी पे ऐप पे। ये जो मैक्स सर है उनके द्वारा ये क्लासेस कराई जा रही है। आरएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चल रही है, पेपर 4 का चल ही रहा है। जो फर्स्ट ग्रेड की है उसकी फर्स्ट पेपर है, वो भी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा हिस्ट्री की फाउंडेशन भी चल रहा है, जो भी है ये सब आप देख लेना, ठीक है। चलो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज का पहला सवाल है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी। ये दोस्तों मुख्यमंत्री जो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। पुरानी है, योजना की शुरुआत है वो पुरानी है, पर इसकी प्रासंगिकता इस वजह से है कि हर दिन आप सूजस में पेपर में कभी भी पढ़ सकते हो। तो इस योजना का लाभ बहुत ज़्यादा लोगों को अभी तक मिल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं शुरुआत कब की गई है। 17 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2020, 19 नवंबर 2019, 13 जुलाई 2021। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 17 दिसंबर 2019। अभी सरकार ने जो राज्य सर्वे किया था उसके थ्रू ये देखा कि जो ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं उनको बहुत ही कम मतलब ऋण पे अनुदान प्रदान करना है, ठीक है। देखो राज्य में जो भी स्टार्टअप है या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरुआत, इसका उद्देश्य क्या है ये भी आ सकता है कि जो इस योजना है इसका उद्देश्य क्या है। तो जो स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है, ताकि जो कोई भी अगर स्टार्टअप शुरू करे तो वो सरल तरीके से उसकी स्थापना हो सके और उसको आर्थिक संबल भी मिल सके। में बहुत सारा रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो सरकार क्या चाह रही है कि राज्य में स्टार्टअप्स ज़्यादा से ज़्यादा माहौल बन सके। इसके लिए जो नियम रेगुलेशन जो भी है उसको एक तो सरलीकरण करना उसका, और दूसरा आर्थिक संबल, यानी कि उनको आर्थिक रूप से सरकार के द्वारा बहुत ही कम ऋण पर ब्याज की दर मतलब धनराशि उपलब्ध करवाना। ओके, देखो आर्थिक संबल देना उद्देश्य आ गया। अब इसमें ऋण देती है सरकार कितने अनुदान पर, कितने प्रतिशत पर, ये देखो 25 लाख रुपए तक का ऋण देती है सरकार 8% ब्याज पर। 25 से अगर 5 करोड़ तक की राशि मिलती है तो वो मिलती है 6% पर। 5 करोड़ से 10 करोड़ तक वो 5% पर, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि इस योजना के थ्रू 10 करोड़ तक का ऋण मिलता है आपको 5% की ब्याज दर पर, ठीक है, ताकि राज्य में स्टार्टअप है उसका माहौल बन सके। क्लियर। देखो अगला सवाल है, राज्य को एनीमिया मुक्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। तो इसमें मिशन शक्ति, मिशन सुरक्षा चक्र, मिशन निक्ष, मिशन फिट अभियान। तो इसका राइट आंसर होगा मिशन सुरक्षा चक्र। राज्य में एनीमिया मुक्त करने के लिए बाड़मेर जिला है उसमें इस अभियान को चलाया गया था। देखो बाड़मेर जिले से, कहाँ से चलाया है, बाड़मेर जिले से चलाए जा रहे मिशन सुरक्षा चक्र। मिशन सुरक्षा चक्र है, इस अभियान के थ्रू क्या हो रहा है, राज्य को एनीमिया मुक्त करने का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 6 माह से लेके 19 वर्ष तक के लड़के और 19 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियां और महिलाओं की एनीमिया की जांच की जाएगी। तो इसमें क्या है कि एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान चलाने के लिए मिशन सुरक्षा चक्र बाड़मेर से शुरू किया है। पहले तो ये याद रखना है आपको। फिर इसके थ्रू क्या है, 19 वर्ष तक के 6 माह से लेके 19 वर्ष तक के लड़के या लड़की दोनों को उसके रक्त की जांच की जाएगी कि कोई एनीमिक तो नहीं है क्या, और 19 वर्ष के बाद भी लड़कियों की ये मतलब जांच की जाएगी कि डेली हर मिशन मोड पे, ताकि राज्य को एनीमिक मुक्त किया जा सके। इसके लिए देखो ये ध्यान देना है, महिलाओं की एनीमिया की जांच की जाएगी प्रत्येक माह के, देखो प्रत्येक माह के मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो सवाल आ सकता है दोस्तों कि शक्ति दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ये है कि प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को, मान लो जनवरी ले ली,
जनवरी महीना ले लिया तो जनवरी महीने की पर मंगलवार को, जो पहला मंगलवार होगा या जो भी महीना होगा उसका पहला मंगलवार होगा, उसको शक्ति दिवस घोषित किया है। और इस दिन क्या किया जाएगा, जो भी है महिलाएं हैं उनकी जो ये जांच की जाएगी ताकि राज्य को पूरी तरह से एनीमिया मुक्त किया जा सके। क्लियर। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? ये शायद सबको पता होगा कि राज्य का विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है। तो भारत, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ब्राजील। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। अब भारत में कहाँ लगता है, क्यों लगता है, वो सब हम देखेंगे। देखो राजस्थान में सबको पता है, भारत में भी कहाँ, राजस्थान में, ये तो पता है सबको। जोधपुर जिले में, कहाँ, जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को वृक्ष मेला लगता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि विश्व में एकमात्र भारत है जहाँ वृक्ष मेला लगता है। नंबर 1, भारत में भी कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ, जोधपुर में। और जोधपुर में कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। याद रखना ये भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है वृक्ष मेला। 18वीं सदी में, अब क्यों लगता है ये देख लेते हैं थोड़ा। 18वीं सदी में अमृता देवी के नेतृत्व में कुछ लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान दिया, तभी क्या है इस भाद्रपद शुक्ल दशमी को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है। खेजड़ली में शहीद स्मारक का निर्माण हुआ है। अभी चर्चा में क्यों रहा है ये, क्योंकि ये बताया ना कि अमृता देवी के नेतृत्व में कुछ लोगों ने मिलकर वृक्षों को बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया था, तो इसको क्या है, बलिदान दिवस घोषित किया। अब यहाँ क्या है, सरकार एक शहीद स्मारक बना रही है। ठीक है, क्या बना रही है, शहीद स्मारक का निर्माण कर लिया। इस शहीद स्मारक का अभी लोकार्पण हुआ है, तब ये चर्चा में है। तो ये खेजड़ली गाँव अभी चर्चा में है। याद रखना है आपको, विश्व का एकमात्र मेला लगता है यहाँ, कहाँ, खेजड़ली ग्राम, जोधपुर में। ओके। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में गया होगा, सबको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये छोटे छोटे सवाल याद रखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये वन लाइनर होते हैं, कभी हमको सुमेलित करना आ जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर है नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है कि नहीं, ऐसे इस निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सवाल आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, वन लाइनर चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे आपके एग्जाम में आए या नहीं आए, आपको ये बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, बी है आपका 22 जुलाई, सी है आपका 5 जून, डी है आपका 21 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 5 जून। सबको पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये विश्व ओजोन दिवस सबको पता है 16 सितंबर। इक्कीस मार्च है, ये होता है दोस्तों विश्व वृक्ष दिवस, फॉरेस्ट डे मनाया जाता है इस दिन। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं आगे। देखो ये रहा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की थीम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा 2022। देखो यूएनईपी एक संस्था है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम नाम की एक संस्था है, उसने पर्यावरण दिवस को घोषित किया है। हमेशा पर्यावरण दिवस की थीम उसी के द्वारा दी जाती है। तो जो 2022 का भी हाल ही में हमने पर्यावरण दिवस मनाया है, उसकी थीम है ओनली वन अर्थ। ठीक है, ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 है उसकी थीम निम्न में से क्या है। तो वो है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम यूएनईपी ने ओनली वन अर्थ घोषित किया है। और राजस्थान सरकार की थीम है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज हो रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाना। क्लियर। अगला सवाल है, प्रशासन गाँव के संग अभियान की शुरुआत कब की गई थी?
प्रशासन गांव के संग अभियान जो चलाया था सरकार ने, प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहरों के संग, 2 अभियान सरकार ने अभी हाल ही में चलाए थे। तो गांव के संग की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2021, 1 मई 2021, 16 जुलाई 2019, 17 दिसंबर 2019। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 अक्टूबर 2021। क्लियर? देखो, राज्य सरकार के संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासन के ध्येय के अनुरूप प्रदेश में 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की गई थी। गांधी जी की जयंती पर की थी। इस अभियान के तहत 22 विभाग, याद रखना दोस्तों, कितने विभाग? 22 विभाग के अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाते हैं और मौके पर समस्या का समाधान करते हैं। तो प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2021 से। इसके थ्रू जो 22 विभागों के अधिकारी हैं वो क्या है, ग्राम पंचायत स्तर पर जाएंगे, राजस्व गांव में वहाँ जाएंगे और जो भी लोगों की समस्या होगी राजस्व से संबंधित या अदर जो भी है, तो इन विभागों से संबंधित तो उनका निपटारा उसी टाइम कर देंगे। ठीक है। अगला सवाल है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूछा है, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, तो कृष्ण कुमार, अनुपमा शर्मा, सी आपका प्रवीण गुप्ता, डी आपका प्रेम सिंह मेहरा जी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रवीण गुप्ता जी। देखो, ये जो है हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। और मेहरा जी है, प्रेम सिंह मेहरा, ये अपने राजस्थान राज्य के क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना आप। प्रवीण गुप्ता जी है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है अभी हाल ही में। दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें प्रदान करने के लिए किस जिला प्रशासन के द्वारा सक्षम अभियान चलाया जा रहा है? अब आपको ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दोस्तों कि राज्य में कहाँ है जो सक्षम अभियान चल रहा है, किस जिला प्रशासन द्वारा। तो जयपुर, अलवर, सी उदयपुर, डी आपका भरतपुर। तो इसका राइट आंसर होगा अलवर जिला प्रशासन। अब क्यों चलाया जा रहा है? सबसे पहले तो सक्षम अभियान का आपको पता होना चाहिए कि सक्षम अभियान कहाँ चलाया जा रहा है, अलवर जिला प्रशासन द्वारा। क्यों चलाया जा रहा है? तो वो इस वजह से कि जो भी दिव्यांगजन है उससे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंच सके। तो इस उद्देश्य के साथ इसके साथ सक्षम अभियान है उसकी शुरुआत की है, ताकि दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें समय पे उपलब्ध हो सके। क्लियर? अगला है, निम्न में से ग्राम रक्षक योजना का उद्देश्य क्या है? यहाँ पूछा है आपसे दोस्तों उद्देश्य कि क्यों ग्राम रक्षक योजना है वो लाई गई, उसका उद्देश्य क्या है? तो ए है गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। ओके। बी है दिव्यांगजन को सामुदायिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना। ठीक है। सी है गांव में प्रचलित अंधविश्वास पर नियंत्रण। डी है ग्रामीण क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए ग्रामीणों और पुलिस में संवाद और विश्वास कायम करना। आपका राइट आंसर यही है दोस्तों। देखो, गांव में अगर अपराध का नियंत्रण करना है या आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखनी है तो इसके लिए सरकार ने ये सोचा, हम हमारे क्या है, पुलिस की एक छवि है ना जो एक अलग तरीके की है। वो जो सामान्य जन है वो क्या है, उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते उन तक, या बताते हैं तो हो सकता है उन तक सही जानकार जो न्यूज़ है वो पहुंच भी नहीं पाई। तो सरकार ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम ग्रामीण स्तर पर एक हर ग्राम पंचायत लेवल पर ग्राम रक्षक नियुक्त कर दे। ठीक है, ताकि वो ग्राम रक्षक होगा वो क्या है, उस गांव में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, जो असली जो सिचुएशन है वो पुलिस तक पहुंचा पाएगा। और पुलिस क्या है फिर उसके थ्रू क्या है, उस जानकारी के थ्रू क्या है, गांव वालों से संपर्क स्थापित कर सकेगी। तो दोनों के मध्य जो पुलिस और आम जन के बीच में जो दूरी है उस दूरी को दूर करना इस योजना का उद्देश्य है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा को आप सही तरीके से कर सके और अपराध है उन पर नियंत्रण भी लगा सके, ग्रामीणों और पुलिस में संवाद हो सके और दोनों के बीच आपसी जो विश्वास की कमी है उस विश्वास को बहाल किया जा सके। क्लियर? ये है आपकी ग्राम रक्षक योजना। अगला सवाल क्या है दोस्तों, देश में प्रचलित सर्वाधिक मात्रा में जिप्सम के भंडार किस राज्य में स्थित है? यहाँ पूछा है जिप्सम एक खनिज होता है, उसके भंडार किस राज्य में? ए आपका हो गया राजस्थान, बी हो गया आपका गुजरात, सी हो गया आपका कर्नाटक, डी हो गया झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में देश के सर्वाधिक जिप्सम के भंडार है।
देखो, देश में सर्वाधिक जिप्सम के भंडार राजस्थान में है। यहाँ कहाँ है? अब राजस्थान में, देश में तो हो गया राजस्थान में भी स्पेसिफिक एक पट्टी है। कहाँ है? देखो, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर में जिप्सम के भंडार है। ठीक है, ये याद करना। स्पेसिफिक आपको यहाँ तो मैंने ये बता दिया कि बीकानेर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में, नागौर में जिप्सम की एक पट्टी है। अब स्पेसिफिक नागौर में भी कहाँ कौन सा क्षेत्र है? जैसे गोठमंगलो क्षेत्र है ना, तो वो हम खनिज वाले चैप्टर में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, जिप्सम क्या होता है दोस्तों? जिप्सम एक उर्वरक खनिज है। एक बार सवाल आया था RS प्रीलिम्स, याद नहीं मुझे कब था, तो उसमें ये पूछा था कि निम्न में से उर्वरक खनिज कौन सा है। ठीक है, उसमें दे रखा था 3-4 नाम दे रखे थे खनिज का, उसमें एक नाम था आपका जिप्सम का भी। अगर आपको पता है कि हाँ ये आपके उर्वरक खनिज हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। उसमें से एक नाम है दोस्तों जिप्सम। क्यों? जिप्सम का प्रयोग हम मृदा संरक्षण के लिए करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए? खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में सतह से 3 मीटर गहराई तक के खनन को गैर खनन गतिविधि घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि देश में राजस्थान है जहाँ जिप्सम के सर्वाधिक भंडार है, उसमें भी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर में है, और जिप्सम एक उर्वरक खनिज है। क्लियर? हाल ही में जल जीवन मिशन पोर्टल है, ठीक है, की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक स्वच्छ पानी कौन से राज्य में है? अभी जल जीवन मिशन पोर्टल पे एक रिपोर्ट आई है हाल ही के दिनों में, उसमें ये पूछा है कि कौन सा देश में ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक स्वच्छ जल है। ठीक है, तो वो आपका होगा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में सबसे स्वच्छ पानी, सबसे कम दूषित पानी वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देखो, ये थोड़ा सही तरीके से बना नहीं। हिमाचल में सबसे ज़्यादा स्वच्छ पानी है। ठीक है, स्वच्छ पानी, सबसे कम दूषित पानी वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश देखें, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा स्वच्छ है, तो उसमें पहला स्थान है आपका। देखो दोस्तों, अभी भी हमने सवाल में कर लिया, हिमाचल नंबर 1 पे है जहाँ सबसे स्वच्छ पानी है। दूसरा आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है जो केंद्र शासित प्रदेश है। और तीसरा आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। और चौथा आपका तेलंगाना है। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक आपकी स्वच्छ पानी है। ठीक है, तेलंगाना, झारखंड। अब दूषित जल वाले राज्य, ये थोड़ा सही से नहीं मिला, दूषित जल वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो दूषित जल सबसे ज्यादा है दोस्तों पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, उल्टा सवाल भी आ सकता है कि हाल ही में जल जीवन मिशन पोर्टल पे रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज्यादा दूषित पानी कहाँ है? तो वो है आपका पश्चिमी बंगाल। ओके, दूसरा स्थान है दोस्तों केरल, तीसरा अपना है राजस्थान, चौथा है गुजरात, पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ तो ये सवाल आएगा कि जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार सबसे स्वच्छ जल है वो किस राज्य में है? तो आप बता देना हिमाचल प्रदेश में। दूषित पानी है वो किस में है? तो आप बता देना पश्चिमी बंगाल में। अब ये पूछ लिए कि दूषित पानी वाले राज्यों में पश्चिमी बंगाल पहले स्थान पे है, उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है दूषित पानी? तो वो है आपका 3rd नंबर। ठीक है, तीसरा स्थान। क्लियर? अब ये है कि इस रिपोर्ट में ये बताया है, कहीं भी मेंस में लिखने के काम आएगा कि पानी के दूषित होने का कारण क्या बताया इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा, कि जलाशय के आसपास अतिक्रमण और आरओ का बढ़ता प्रयोग है। एक तो जलाशय के आसपास बहुत ज़्यादा अतिक्रमण कर लिया, जैसे वहाँ आबादी हो गई और हो गई, तो उससे जलाशय क्या दूषित हो रहे हैं। दूसरा कि पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ का बढ़ता चलन इसका कारण बताया गया है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाली पहली भारतीय पैरा खिलाड़ी कौन है? तो पहले सवाल में सवाल ये आ गया आपका कि जो पैरा ओलंपिक 2024 होंगे वो कहाँ होंगे? तो आपको पता होना चाहिए पेरिस में होंगे। कहाँ होंगे दोस्तों? पेरिस में। अब इसके लिए भारत से देखें तो पहले ऐसी कौन सी पैरा खिलाड़ी है जिसने कोटा हासिल किया है? देखते हैं। अवनी लेखरा, बी आपकी अपूर्वी चंदेला, सी आपका नीरज चोपड़ा, डी आपका कृष्णा नागर। तो इसका राइट आंसर है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा पहली भारतीय पैरा खिलाड़ी बनी है जिसने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल किया है। ठीक है, क्लियर? अगला सवाल, प्रदेश का पहला
और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? यूरेनियम के भंडार राजस्थान में भी है। तो ये सवाल बोल रहा है कि प्रदेश का तो पहला ही होगा वो यूरेनियम प्रोजेक्ट, प्रदेश का वो होगा तीसरा। वो कौन सी जगह पर स्थापित किया जा रहा है? जैसलमेर, बी आपका बीकानेर, सी आपका जोधपुर, डी आपका सीकर। तो ये होगा दोस्तों सीकर। सीकर जिले में एक खंडेला जगह है, वहां पर क्या है, यूरेनियम के बहुत सारे भंडार मिले हैं, तो वहां यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। क्लियर? ये देखो, खनिज उत्पादन की दृष्टि से देखें ना, मिनरल्स अगर उत्पादन की दृष्टि से, जब तो दोस्तों राजस्थान का देश में स्थान है तीसरा, ठीक है, तीसरा बड़ा राज्य है। और अगर खान देखें, खान कितनी का राज्य में, क्योंकि खान होनी और उसका खनन होना दो अलग अलग चीज है, तो खानों की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का स्थान है दोस्तों प्रथम। याद रखना, कहीं भी लिखने में काम आ सकता है। मेंस में आ गया मिनरल्स, धात्विक खनिजों का नाम लिखिए, राज्य के जो में पाए जाने वाले धात्विक, यहाँ हो सकता है राज्य में पाए जाने वाले अधात्विक खनिज है, उनका वर्णन कीजिए, विवरण दीजिए। तो सबसे पहले ये थोड़ा ना कि ये खनिज वहीं से स्टार्ट हो जाओगे, नहीं, बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है वो, वैसा नहीं करना है। सबसे पहले बताओ कि राजस्थान खनिजों का अजायब घर है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से देखें तो देश में राज्य का तीसरा स्थान है। खानों की दृष्टि से देखें तो राज्य का देश में प्रथम स्थान है। इससे आपका ओवरव्यू आ जाएगा कि अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो राजस्थान की क्या स्थिति है। उसके बाद शुरू करो कि राज्य में निम्न धात्विक खनिज या जो भी सवाल में पूछा अधात्विक खनिज है वो पाए जाते हैं। फिर उसको लिखते जाओ, साथ में मैप बना दो अच्छे से और वहां उसको दिखा दो। ठीक है, क्लियर? ये जो खनिज वाला टॉपिक है ना, ये मेंस के दृष्टिकोण से भी और प्रीलिम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स, आरएस प्रीलिम्स अगर आपके सिलेबस में दे रखा है, आरएस प्रीलिम्स में तो मुझे पता है, अगर फर्स्ट ग्रेड या अदर जो भी है तो उसमें से सवाल सोच लो, एक तो यहाँ से आना ही आना है आपका। कभी भी आरपीएससी मिस नहीं करती खनिज वाले चैप्टर को। ओके, अब देखो, हाल ही में सीकर के खंडेला में यूरेनियम की खोज हुई है। तो यहाँ प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जो राज्य का पहला और देश का तीसरा। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तीसरा, सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, तीसरी बार दे रहे हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे प्रदान किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रथम जल शक्ति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2018 में। अब हम बात करें फिलहाल फिलहाल हम बात करें तीसरे जल पुरस्कार की। ठीक है, पहला दिया था 18 में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार सरकार के जल समृद्ध भारत के विजन को हासिल करने के लिए देश भर में चाहे व्यक्ति हो या संगठन हो, उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और प्रयासों पर केंद्रित है। ये तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है। अब जो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश, यूपी ने। और उसी में तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो वो अपना राजस्थान है, वो तीसरे स्थान पर रहा है। तो सवाल क्या आएगा? जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे जो जल शक्ति पुरस्कार है, तीसरे जल शक्ति पुरस्कार, उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा था, है ना? तो आपको पता होना चाहिए तीसरा। पहला भी पता होना चाहिए आपको, और अपने राज्य के वो कहाँ स्टैंड कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है दोस्तों? तो वो पहला है आपका झालाना, दूसरा बी है आपका आमागढ़, सी है आपका तालचापर, डी है आपका रामगढ़। तो यहाँ पूछिए प्रदेश की दूसरी, तो दूसरी होगी आमागढ़ की जो जंगल है जयपुर में, वहाँ स्थापित की जा रही है लेपर्ड सफारी। और पहली कहाँ है दोस्तों? झालाना में, ये भी जयपुर में। तो आपको जगह याद रखनी है, झालाना जयपुर में पहली आपकी और आमागढ़ है उसमें दूसरी लेपर्ड सफारी अभी शुरू की गई है। ठीक है, ये दोस्तों निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ मैंने एक तरफ आपको दे दिए मुख्यमंत्री,
दूसरी तरफ राज्य दे दिए। तो ये सवाल भी आ सकता है, बहुत इजी सवाल होते हैं पर जनरल अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि देश में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कहाँ कहाँ चुनाव इलेक्शन हुए अभी, कहाँ कहाँ चुनाव होने वाले हैं, उसके मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, उनके राज्यपाल कौन है, ये सब चीज़ें क्या है ओवरव्यू आपके पास हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मुख्यमंत्री और राज्य के नाम दिए हैं। तो भगवंत मान है वो पंजाब के हैं, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड, प्रमोद सावंत गोवा, एन वीरेंद्र सिंह मिजोरम। तो देखो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये तो हमको पता है भगवंत मान सिंह है ये तो पंजाब के सीएम है, पुष्कर सिंह धामी है ये उत्तराखंड के सीएम है, प्रमोद सावंत जी है ये गोवा के हैं, एन वीरेंद्र सिंह है नहीं दोस्तों ये अपना राइट आंसर होगा, पर ये गलत है, ये मिजोरम के नहीं ये मणिपुर के हैं। कहाँ के हैं? एन वीरेंद्र सिंह मणिपुर के सीएम है अभी फिलहाल। ठीक है, क्लियर। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? इसमें यह पूछा है कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन अभी आया है, उसको लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा यानी देश का पहला राज्य ऐसा कौन सा है जिसने ये अपनाया है? तो मिजोरम, बी आपका मणिपुर, सी नागालैंड, डी गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नागालैंड। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मिशन सबको पता है जिसका उद्देश्य क्या था? सबको डिजिटल करना, पूरे इंडिया को डिजिटल करना। इसके तहत विधायिकाओं के पेपरलेस कामकाज के लिए, ताकि सारी विधायिकाएं हैं उसमें पेपरलेस कामकाज हो उसके, इसके लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाली पहली विधानसभा नागालैंड है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों खर्चा करती हैं, जिसमें केंद्र का हिस्सा 60 होता है और राज्य का हिस्सा 40 होता है। पहली विधानसभा कौन सी है जो पेपरलेस जिसने ई एप्लीकेशन लागू की है, ई विधान एप्लीकेशन? तो वो होगा दोस्तों आपका नागालैंड, और 60-40 का इसमें खर्चा होता है केंद्र राज्य का। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो हो गई ये जो बॉडी है, इन जो हमारे स्पेस क्षेत्र में काम कर रही है उसकी हर एक के चेयरमैन कौन सा हमने लॉन्च किया है, क्या चीज़ कौन सी खबरों में है अभी, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। गगनयान, व्योममित्र, तो ये क्या क्लियर सिलेबस में दे रखा है आपका स्पेस, तो याद होना चाहिए। यहाँ पूछा है इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ, उनी कृष्णन नायर, एम जगदीश कुमार, माधवपुरी। तो आपका आंसर होगा एस सोमनाथ। फरवरी 2022 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? ध्यान देना दोस्तों, यहाँ मैंने लगाया है फरवरी 22 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या। फरवरी 22 तक, हो सकता है आपके एग्जाम हो जब तक बढ़ भी जाए, पर फरवरी 22 तक आपने जो रामसर स्थल है अभी तक यही है। ठीक है, आगे कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी। 52 है, 49 है, 36 है और 32 है। तो इसका राइट आंसर होगा 49। ओके, देखो 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के दिन भारत के 2 और आर्द्र स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। 2 फरवरी को सबको पता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये तो सबको पता है, पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी क्या है, हाल ही में 2 फरवरी 2022 को 2 नए स्थल है भारत के जिसको शामिल किया है। ये दोस्तों गुजरात में एक तो खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य और एक उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 49 यानी 49। ज्ञातव्य है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ईरान के शहर रामसर में, ईरान का शहर है रामसर, पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि पर संधि को लागू किया गया था। ठीक है, अभी फिलहाल देश में फरवरी 22 तक कितना है दोस्तों? 49 स्थल है। ये भी सवाल आ सकता है कि हाल ही में जो 2 फरवरी 2022 को जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस था, क्योंकि उसी दिन घोषणा करते हैं आर्द्र भूमि दिवस के दिन, तो जो भारत के जो 2 नए स्थल है जो नए, वो उनके नाम बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, एक खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य। अब ये भी याद होना चाहिए कि खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? गुजरात में, और बखीरा कहाँ है? यूपी में। क्लियर, बाकी हम पहले की क्लास में कर चुके हैं। हाल ही में हैदराबाद के तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को अनावरण किया गया। निम्न में ये किससे संबंधित है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किससे संबंधित है? संत रामानुजाचार्य, संत रामानंद, संत मध्वाचार्य, संत वल्लभाचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संत रामानुजाचार्य।
दार्शनिक थे, सबको पता है संत रामानुजाचार्य। समाज सुधारक थे। संत रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा तेलंगाना हैदराबाद में स्थापित की गई है। 216 फुट ऊंची यह बैठी प्रतिमा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा गया है। इस वजह से क्योंकि संत रामानुजाचार्य ने देश भर में घूम घूम कर ऊंच नीच का भेदभाव को समाप्त करने, समानता, सामाजिक न्याय पर बल दिया और भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया था। रामानुजाचार्य ने सामाजिक समानता पर इतना ज़्यादा बल दिया, इस वजह से स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्या मतलब होता है? समानता, सब बराबर है, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, यही अपना संविधान बोलता है। तो वो इसकी याद में क्या है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की घोषणा की है। क्लियर? हाल ही में अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? गैर नाटो, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, यूक्रेन, इराक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कतर। अमेरिका उन देशों को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा देती है जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो के सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिका की जो सशस्त्र बल है उनके साथ राजनीतिक संबंध रखते हैं। ठीक है, जो नाटो के डायरेक्ट मेंबर नहीं है, पर जिसके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ये सशस्त्र बल यानी सैन्य बलों के साथ उनके अच्छे राजनीतिक संबंध है। अमेरिका ने इससे पहले देखो ऑस्ट्रेलिया को, मिस्र को, इजराइल, जापान, दक्षिणी कोरिया को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया था। क्लियर? हाल ही में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड, बोर्ड नहीं दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, बॉन्ड, बॉन्ड, ठीक है। हाल ही में वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, जिसे राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा जारी किए गए? वन्य जीव बॉन्ड जारी किए हैं ताकि वन्य जीव है उसके प्रति बॉन्ड का लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। कौन सी संस्था है जिसने एक तो राइनो बॉन्ड जारी किए, यानी राइनो है वो खत्म होते जा रही है, ठीक है, विलुप्त प्राय है, तो उसके लिए राइनो बॉन्ड किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IUCN ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने राइनो बॉन्ड जारी किए। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड राइनो बॉन्ड जारी किया है। इस बॉन्ड नहीं, ये गलत टाइपिंग है। इस बॉन्ड का उपयोग दक्षिण अफ्रीका के 2 सुरक्षित वन्य जीव क्षेत्र है, एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट रिवर नेचर रिजर्व में ब्लैक राइनो की संख्या में वृद्धि और संरक्षण हेतु जारी किया जाएगा। यह बॉन्ड होगा 5 साल का दोस्तों। ब्लैक राइनो को, अब ये तो उसकी आपकी राइनो बॉन्ड है उसकी बात होगी। ब्लैक राइनो की बात करें तो ब्लैक राइनो को IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त के तौर पर सूचित किया गया है। क्लियर? अब आगे आपकी एक योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में बात करनी है हमको। डिजिटल मिशन, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, इसे 27 फरवरी 2022 को पूरे देश में लागू किया गया। बिल्कुल सही है दोस्तों ये, ठीक है। कथन बी, इस मिशन के अंतर्गत नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने और उसे एक स्वास्थ्य कार्ड रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। डिजिटल मिशन है तो क्लियर है, भी एक अपना आयुष्मान भारत जो चल रही है स्वास्थ्यगत क्षेत्र की योजना, तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोल लो और उसके लिए उसे एक डिजिटल कार्ड दे दिया जाएगा, स्वास्थ्य कार्ड होगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 करोड़ रुपए के साथ 5 साल के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है उसको मंजूरी प्रदान की है। कार्यक्रम बिल्कुल सही है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो आपका होगा उपरोक्त सभी सही है। केंद्र सरकार की स्माइल योजना का संबंध निम्न में किससे है? सरकार की चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्माइल योजना चली है तो उसका संबंध किससे है? आपको हर छोटी पॉइंट याद होने चाहिए कि ये योजना इस उद्देश्य के लिए चल रही है। तो ए, ट्रांसजेंडर समुदाय भिक्षुओं के लिए व्यापक कल्याण पुनर्वास के उपाय करना, बी, अनाथ बच्चों के पुनर्वास के उपाय करना, सी, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा को बढ़ाना, डी, आपको कोरोना पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा ये, यानी जो
ट्रांसजेंडर समुदाय है, जो भिक्षु है, उनके व्यापक कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए सरकार स्माइल के माध्यम से उनके चेहरे पे स्माइल लाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। ट्रांसजेंडर समुदाय और जो भिक्षुक है वो क्या, समाज से कटे भी रहते हैं। ठीक है, तो सरकार का उद्देश्य क्या है, हमारे लोक कल्याणकारी सरकार है, उसका उद्देश्य है हर एक नागरिक को वो सुविधा और वो सब जो बुनियादी आवश्यकता है उस तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करना। तो इनके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए स्माइल योजना शुरू की है। क्लियर। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? देखो दोस्तों, आपको याद होना चाहिए ये सब राष्ट्रपति है किसी न किसी देश की, तो आप इनको गूगल कर लेना क्योंकि ये हो गई है पुरानी। अभी हाल ही में क्या है, हंगरी में इलेक्शन हुए थे, उसमें राष्ट्रपति बनी थी, वो पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, तो ये सवाल आपके आ सकता है। ठीक, इसाबेल मार्टिनेज, सामिया सुलू हसन, कैटलिन नोवाक और कोस्टास तसोलस। नाम देखो कितने भारी भारी। तो कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है आपकी कैटलिन, इसाबेल, सामिया सुलू हसन, ये सब क्या किसी न किसी देश की राष्ट्रपति। आप गूगल करना और इसको अच्छे से देखना ताकि आपको कभी भी मिलान करना आ जाए, कोई आ जाए तो काम आएगा आपके। पर याद रखना हंगरी की है दोस्तों कैटलिन नोवाक। हाल ही में लामितिया हुआ था, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था भारतीय सेना का, तो किस देश के साथ संपन्न हुआ था? ये सवाल आता है कि ये जो मालाबार हुआ था, सैन्य अभ्यास हुआ था, वो किन किन देशों के बीच हुआ था, है ना? या मिलान करना देंगे निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए ये कि श्रीलंका के साथ हुआ था लेमितिये, सेशल्स के साथ हुआ था, मालदीव, ओमान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेशल्स। सेशल्स देश है, उसके साथ लेमितिये हुआ था। ये देखो लामितिये किसके साथ हुआ था? भारत और सेशल्स के बीच, याद करो। और स्लाइनेक्स किसके बीच हुआ था? तो नाम से पता चल रहा है स्लाइनेक्स, तो श्रीलंका प्लस इंडिया, भारत और श्रीलंका। ईस्टर्न ब्रिज किसके बीच हुआ था? तो भारत और ओमान। भारत और ओमान की सेना के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था? ये भी सवाल बन गया, तो आपको पता होना चाहिए भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज हुआ था। धर्म गार्जियन किसके बीच हुआ था? तो भारत और जापान के बीच। ठीक है, क्लियर। लामितिये भारत और सेशल्स के बीच, स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका, ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान, धर्म गार्जियन भारत और जापान। अगला सवाल क्या है दोस्तों? वर्ष 2022 के पद्म भूषण पाने वालों में निम्न में से राजस्थान से कौन है? पद्म भूषण शब्द, एक तो सवाल बहुत ही ध्यान से पढ़ना। कल ही मैंने एक स्टूडेंट था, उसने सवाल भेजा, बिल्कुल गलत सवाल पढ़ा हुआ था और बोल रहे थे मैम इसका एक्सप्लेनेशन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तो सवाल बहुत ही, सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, भागो मत, भागने से कुछ नहीं होगा। पहले सवाल से दूसरे पे जंप कर लिया, उससे क्या हो जाएगा? टाइम तो आपके पास वही रहेगा। आप ये सोचो जल्दी जल्दी इसको करते जाओ, नहीं, इससे अच्छा एक बार में ही पढ़ो, पर बहुत अच्छे से पढ़ो। ये सबसे पहली जो ज़रूरत यही होती है कि सवाल की डिमांड क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है। तो कई सवाल क्या होती है जनरली सबके, सब मेरे भी सबके होते हैं, तो हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं। तो सवाल को पढ़ना ध्यान से, फिर उसका उत्तर देना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। क्लियर। ये पूछा है दोस्तों पद्म भूषण, भूषण याद रखो, पद्म पुरस्कार की बात नहीं हो रही है, पद्म भूषण की बात हो रही है। निम्न में राजस्थान से कौन है? देवेंद्र झांझड़िया, राजीव महर्षि, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, रामदयाल शर्मा जी। तो केवल एक को पद्म भूषण मिला है? नहीं भाई, एक और दो को, एक और तीन को, या सभी को मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एक और दो को, यानी देवेंद्र झांझड़िया और राजीव महर्षि जी को मिला है। आगे बढ़ते हैं। आप पद्म सम्मान बोल देना, पद्म सम्मान समारोह में राजस्थान के पैरा एथलीट जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झांझड़िया और पूर्व सिविल सेवक थे श्री राजीव महर्षि जी, इनको तो मिला है दोस्तों पद्म भूषण। हमेशा पद्म पुरस्कार आते हैं ना, ये याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि पद्म भूषण राजस्थान से किस किस को मिला है, आपको पता होना चाहिए। तो 22 के आपको पता चल गया कि राजीव महर्षि जी को और देवेंद्र झांझड़िया को जी को मिला है। अब ये भी पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए मिला है। अब ऐसे तो पद्म भूषण किसी को मिलते नहीं, किसी में कोई ना कोई तो उसकी विशेषज्ञता होगी। तो विशेषज्ञता ये है कि राजीव महर्षि जी का संबंध निम्न में किस क्षेत्र से है। अगर मैं सवाल दूं तो ये दे दूं, तो आपको बताना चाहिए सिविल सेवा के लिए। ठीक है, वो सिविल सेवक थे। और अगर आ जाए एथलीट, देवेंद्र झांझड़िया जी का संबंध किससे है? तो खेल, कला, साहित्य, विज्ञान, तो आपको पता होना चाहिए खेल से, क्योंकि वो राजस्थान के पैरा एथलीट खिलाड़ी है। क्लियर। ये तो हो गया आपका दोस्तों पद्म भूषण की बात। राजस्थान के अब देखो पैरा सुश्री अवनी लेखरा जी, ये श्री की बात कर रहे हैं। श्री मिला है 3 लोगों को,
जयपुर के पैरा एथलीट खिलाड़ी शूटर सुश्री अवनी लेखरा। कला के क्षेत्र में फिल्म निर्माता निर्देशक सिरोही निवासी श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को, और भरतपुर के संगीत और नौटंकी में श्री राम दयाल शर्मा जी को पद्मश्री से सम्मानित किया है। दोस्तों 3 तरीके के सवाल आते हैं इसमें, मैंने इन पे पूरा रिसर्च किया है। तो अगर आपके आ जाए कि अवनी लेखरा का संबंध, जिन्होंने हाल ही में, अवनी लेखरा जिन तो बहुत कुछ किया है, फिर भी मान लो सवाल आ जाए कि अवनी लेखरा का संबंध निम्न में किस जिले से है, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया है, किस जिले से है, जिला तक पूछती है इवन आरपीएस, आपको पता होना चाहिए जयपुर से है, ठीक है। यही सवाल पूछेंगे आपसे कि श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जिन्हें 2022 का पद्मश्री से सम्मानित किया है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कला से, क्योंकि फिल्म निर्माता और निर्देशक है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जो कला के क्षेत्र में जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया है, वो किस जिले से है, तो आपको पता होना चाहिए सिरोही से। ओके, इसी तरह संगीत और नौटंकी के क्षेत्र में रामदयाल शर्मा जी हैं, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो संगीत और नौटंकी से। और कहाँ संगीत नौटंकी हमको पता है, भरतपुर की फेमस है, तो कहाँ से है इनका संबंध, भरतपुर से। ये सवाल कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम हो, आपकी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, आरएस की, इन सब से आता है। सिर्फ 3 चीज याद रखनी है आपको। नंबर 1, पद्म भूषण किसको दिया गया है, कौन से साल का, पद्मश्री किसको दिया गया है, वो जो व्यक्ति जिनको दिया गया है उनकी सूची बनाओ, फिर एक साइड में बनाओ उनके क्षेत्र किस किस में है, किस क्षेत्र में। अब संगीत में, नौटंकी में किसको मिला है, तो आपको पता होना चाहिए। कला के क्षेत्र में, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में किसको मिला है, पता होना चाहिए। कभी साहित्य क्षेत्र में भी मिलता है। फिर ये बताओ उनका किस जिले से संबंध है। क्लियर, 3 चीजें आपको इन पद्म पुरस्कारों के बारे में पता होनी चाहिए। पद्म पुरस्कार नहीं, कोई भी पुरस्कार हो, अवार्ड अगर किसी क्षेत्र में मिल रहा है तो उसकी कहाँ से है, वो कौन सा अवार्ड मिला है, कौन से साल का मिला है, उसकी राशि क्या है, इस अवार्ड को देता कौन है, वो सब जानकारी, ठीक है। अगले चलते हैं 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, भारत, इटली, जर्मनी, कनाडा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत। पहली बार हो रहा है कि G20 का शिखर सम्मेलन, वो भी 2023 का भारत में आयोजित होगा। 2022 का जो हुआ था होगा वो होगा इंडोनेशिया में, और इससे पहले हुआ था वो हुआ था इटली रोम में हुआ था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट था क्योंकि रोम वाला हुआ था, उसमें रोम घोषणा पत्र जारी किया गया था। रोम घोषणा पत्र का संबंध किससे था, तो वो था क्लाइमेट से संबंधित। तो ये जो RS मेंस है, इसमें अभी देखा होगा आपने, वर्ल्ड बैंक की जो पूछी थी क्या क्या एक्शन प्लान थे वर्ल्ड बैंक के जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उसके बारे में बताइए। तो हो सकता है नेक्स्ट मेंस में आपसे क्या पूछ ले, रोम घोषणा पत्र। तो रोम घोषणा पत्र के बारे में बताइए। तो आपको बताना चाहिए भाई रोम घोषणा पत्र है, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित थी। G20 शिखर सम्मेलन में इसकी क्या क्या चीजें हैं वो सब आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब G20 क्या है, G20 दोस्तों 19 कंट्री है प्लस आपका यूरोपियन यूनियन है, इसका एक संगठन है ये। अब ये 19 कंट्रीज तो मैं नहीं बता सकती, ये आप गूगल कर लेना, प्लस यूरोपियन यूनियन है इसमें। इसका खुद का कोई सचिवालय या वो नहीं होता, अलग अलग जगह इसकी बैठकें होती रहती है, जिसमें 2023 की जो G20 शिखर सम्मेलन है वो भारत में होगा, जो पहली बार होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, गंगा नदी का कायाकल्प करने और प्रदूषण में प्रभावी कमी लाने और संरक्षण के उद्देश्य से नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब की गई थी। आप सबको नाम से तो पता चल गया कि नमामि गंगे क्या है, तो गंगा नदी है जिसको इतनी पवित्र माना जाता है, उसमें बहुत सारा कचरा फैल रहा है, तो उस कचरे को साफ करने के लिए, ताकि गंगा को पहले की तरह वापस स्वच्छ किया जा सके, तो उसके लिए सरकार ने चलाया एक अभियान, नमामि गंगे अभियान। ये सवाल पूछ रहा है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया, तो वो हुई थी 2012 में, 14 में, 16 में, 18 में। तो इसका राइट आंसर है 2014। नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, उसके तहत एक अभियान चलाया है। इसके तहत एक निर्मल गंगा चलती है, जो तो स्वच्छता के लिए गंगा को भाई निर्मल करो पूरी तरह से। अविरल गंगा है, तो इसका मतलब है पारिस्थितिकी के लिए गंगा के जो आसपास की जो भी पारिस्थितिकी है उसको बिल्कुल सही करो। जन गंगा है, तो इसका मतलब जन भागीदारी बढ़ाओ। और ज्ञान गंगा मतलब गंगा के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा दो। ये इसके नमामि गंगे जो अभियान चल रहा है, जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, उसके कंपोनेंट है ये, ठीक है।
अगला सवाल क्या है दोस्तों, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसकी शुरुआत कब की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब आया था, ठीक है। 2016, 2018, 2020, 2015। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2015। यह एक भारतीय पहल थी दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर मिशन चला था। ये जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस यानी पेरिस में यूएनएफसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन कोप 21 हो रहा था। सिंपल भाषा में बताऊं तो कोप 21 हो रहा था। ये कोप है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जिसमें जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड सारी कंट्रीज हैं वो आपस में मिलती हैं और उस पर डिस्कशन होता है और कोई अपना प्लान लेके आती है। तो कोप 21 में क्या है, ये अवधारणा आई थी जिसमें 121 जो सौर समृद्ध राष्ट्र हैं उनके साथ शुरू किया गया था, जो पूर्ण रूप से आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा है उसके बीच स्थित है, क्योंकि सूर्य की किरणें तो वही होगी। तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, भारत के गुरुग्राम में है, याद रखना, ये भी आ सकता है। भारत में 31 भारत की देखिए अभी हालात में सौर ऊर्जा की स्थिति, तो 31 मार्च 2022 तक की जो आंकड़े आई हैं उसके हिसाब से स्थापित सौर क्षमता अपनी 53.99 गीगावाट है, ठीक है, लगभग 54 गीगावाट मान लो, जिसमें भी राजस्थान 10 गीगावाट के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। भारत का 2070 तक का लक्ष्य है दोस्तों कार्बन उत्सर्जक बनने के संदर्भ में शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनने का, ठीक है, जीरो नेट होगी। कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल जीरो लेवल पर जाने के लिए भारत का लक्ष्य कब तक का है, ये लक्ष्य 2070 तक का, 2070 तक का। क्लियर। ओके हाँ, ये बता रही थी, मैं भूल गई थी बीच में, मैंने सोचा कुछ बताना है आपको। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना, इसी की एक अवधारणा है दोस्तों वन ग्रिड। वन ग्रिड होनी चाहिए और एक वन वर्ल्ड होना चाहिए। एक ऐसी ग्रिड क्यों ना बनाई हम, ताकि पूरे वर्ल्ड को इस एक ग्रिड से यानी ऊर्जा के क्षेत्र में उसे जोड़ा जा सके। तो ये वन ग्रिड और जो आपकी है वन वर्ल्ड, ये उदाहरण ये आपका सवाल आया था आरएस मेंस 2021 में 5 नंबर का, ठीक है। इसके तहत यही था जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसी के अंतर्गत इस अवधारणा को लाया गया था, जिसमें ये बोला गया है कि पूरे देश जो कर्क या मकर रेखा से बीच में जो भी देश स्थित है उनके थ्रू हम ऐसा ग्रिड बनाएंगे ताकि संपूर्ण जो वर्ल्ड है उसको वन वर्ल्ड के थ्रू उसकी कनेक्टिविटी हो उसकी। क्लियर। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास इतनी। कल फिर मिलेंगे हम एक नई हमारी जो सीरीज चल रही है आरबीएससी का आर्ट कल्चर की क्लास उसके साथ। इसके अलावा आप देख सकते हो अच्छे से फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, हिस्ट्री चल रही है आपकी फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री और जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, आरएस फाउंडेशन बैच चल रहा है और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चल रही है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि हम नोटिफिकेशन आने के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो वो बिल्कुल ही गलत बात है। आरएस आपसे 1 या 1.5 साल की फुल प्रिपरेशन मांगती है जो आपको करनी ही होगी, चाहे उसकी शुरुआत आप आज से कर दो। अगर आप आज से कर दोगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो ये वाली वैकेंसी आएगी इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू ये 3 स्टेज हैं, ये एक साथ आपको क्लियर करने हैं। ऐसा नहीं कि 2021 जो आगे 22 वाली वैकेंसी आ रही है उसमें हम प्रीलिम्स कर ले, 23 वाले मेंस कर ले, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आरपीएससी एक एग्जाम को 4-4 साल लेती है, ये हम सबको बताए। हो सकता है कोई 2 साल में कंप्लीट हो जाए, 1 साल में भी लकीली अगर हो जाए तो हो जाए, वरना इनका ये रिकॉर्ड है कि 3 या 4 साल में। तो इससे अच्छा जो भी वैकेंसी आए उसी को अपने हाथ में ले लो क्यों ना। तो प्रीलिम्स के लिए अच्छे से टेस्ट सीरीज करो, आप यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है वो कवर करो, पहले प्रीलिम्स का पूरा कोर्स कवर करो, फिर टेस्ट सीरीज प्लस मेंस के भी साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन रखो, क्योंकि ये एक जर्नी है जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कैसा आपका नॉलेज इन्हांस होता जाएगा। और ये नहीं कि आरएस में कुछ रटा रटाया वो जाके हम लिखाएं, वो होता जरूर है पर बहुत कम एक पोर्शन होता है। फिर आरपीएससी कब अपना ट्रेंड बदल दे किसी को नहीं पता। तो धीरे धीरे अपने माइंड को इस मेच्योरिटी लेवल पे, इस लेवल पे ले आओ कि कोई भी सवाल आ जाए ठीक है हम इसको अच्छे से हल कर लेंगे। और ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस किसकी, प्रीलिम्स की जो टेस्ट के थ्रू आएगी और मेंस की वो भी आपकी टेस्ट के थ्रू आएगी। आप किसी भी सिलेक्टेड पर्सन से बात करके देख लीजिए,
प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होना। पढ़ लिया भूल गए उससे कुछ कोई मतलब नहीं है। बार बार चीज़ पढ़ो, लिमिट में चीज़ पढ़ो, ऑथेंटिक चीज़ पढ़ो, पर बार बार उसको पढ़ो और उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो कर मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।